आप सभी को नमस्कार। गणेश जी आपको भी नमस्कार, कुमार शंभू भाई आपको भी नमस्कार। मैं जैसा कि सर ने भी बताया, मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की है और मैंने पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में की है। मुझे लिखने और पढ़ने का शौक है और जो मेरी बुक है पर्यावरण अध्ययन एक विश्लेषण, इसमें एआईसीटी ने 2020 में पूरे इंडिया में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि हिंदी में साइंस लेखन TPPY पुरस्कार योजना है, उसके तहत उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया। और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी ने मेरी बुक पर्यावरण अध्ययन और मानव जीवन पर भी अनुसंधान सम्मान दिया। और मैं लगभग 10 साल बनस्पति विद्यापीठ में मैंने जॉब किया है। उसके बाद मैं प्रेजेंट टाइम में IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटेड हूँ और वहीं पे काम कर रही हूँ। और जो ह्यूमन वैल्यू से मैं 2016 से जुड़ी हूँ और इससे जुड़ाव भी मेरा बड़ा अजीब सा रहा, क्योंकि AKTU ने पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट को जब हटा दिया था 2016 में कुछ समय के लिए, तो जो कॉलेज के डायरेक्टर सर थे उन्होंने कहा कि जो ये सब्जेक्ट है 1 साल के बाद आएगा, तो आप क्या पढ़ाएंगे, आपको ह्यूमन वैल्यू के लिए भेजा जा रहा है, आप जाइए वहाँ पे करके आइए। 1 हफ्ते AKG में था और जो रिसोर्स पर्सन थे वो गोपाल जी थे और उपासना जी थी। और मैंने फिर किया और मुझे मेरे साथियों ने पहले से ही अवेयर कर दिया कि जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे पंगत शुरू हो जाएगी और भजन शुरू होंगे। 1 हफ्ते तक आपको गद्दे बिछा के नीचे जमीन पे बिठा दिया जाएगा और आप फिर सुनोगे भजन। तो बड़ा अजीब अजीब सा लोगों ने बताया था कि फिर तो आप वैरागी हो जाओगे और इस तरह से कहा जाएगा। तो जो बना उस तरह, और चूंकि उस समय शुगर मेरी बहुत अधिक थी, शुगर की तकलीफ है मुझे, मैं गई और शुरुआत होती जैसे वैसी सुनती और बाद में जैसा लोगों ने कहा ऐसा लगता है ऐसे ही है कुछ, और विषय वस्तु जो है समझ में कुछ आती और जैसे ही होता। तो लंच के बाद का सेशन मेरा बेकार चला जाता, क्योंकि शुगर अधिक होने के कारण, नींद अधिक होने के कारण मुझे समझ में कुछ नहीं आता। जागती तो मैं पूरे समय रहती। तो ऐसा रहा मेरा सेशन, बहुत समझ में। लेकिन उसके बाद मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो ये विषय वस्तु को मुझे बार बार पढ़ने का मिला और फिर मुझे समझ में आया कि ये विषय वस्तु सिर्फ सबसे पहले अपने लिए, फिर इस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं और इस पूरे अस्तित्व के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारे लाइफ का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, ये समझ में आया। और फिर विषय वस्तु से मेरा इंटरेस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन और ये जो अभी मैं इस अभ्यास से जुड़ी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे साथ एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना हो गई कॉलेज में, कि मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही थी, तभी मुझे एक गायनिक प्रॉब्लम हुई, हैवी पीरियड की। मैंने कॉलेज में कहा कि मुझे मेरी क्लास 4थे फ्लोर पे है, दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने थोड़ा कम चढ़ने के लिए कहा है, तो मुझे 2य फ्लोर पे कर दिया जाए। वो किया नहीं गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर नहीं हुई इस महीने, पिछले महीने हो गई थी। तो फिर जो है मैं अपना पढ़ाती रही और पढ़ाने में जब शुरू हो जाता है तो फिर मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा लगती भी नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझे कॉलेज से लेटर मिला और कहा गया कि आपको 3 महीने की छुट्टी पे भेजा जा रहा है, क्योंकि आप बीमार रहती हैं, जबकि मैंने पूरे साल में सिर्फ 2 छुट्टियाँ ली थी। और जो है आप 3 महीने बाद आप कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो जो घटना मेरे साथ हुई, उसके फायदा ये हुआ कि मैं इस अभ्यास को कर पाई, नहीं तो इतना लोड था कि मैं रात के 2-2 बजे जगती थी, ये अभ्यास करते ही नहीं कर सकती थी। और दूसरा क्या हुआ, ये अभ्यास करना मैंने शुरू किया तो मैं जो वो अप्रत्याशित घटना हुई उससे बाहर निकल पाई। तो अमेजिंग, ये जो अभ्यास रहा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा। शुरू के 10 दिन तो मैं सुन ही नहीं पाती थी। जैसे ही कुमार शंभू भैया बोलना शुरू करते थे या शर्मिला दीदी, मैं शुरू में आती थी इस विषय वस्तु पे और फिर गायब हो जाती थी। वो कॉलेज में क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे किसने कहा, ये क्या हुआ, मैं क्यों नहीं कोई ध्यान दे रही थी कि ये सब हो रहा है, मैं क्यों अपने आप में ही घूम रही थी, क्योंकि मेरे सबके संबंध के विचार थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई ऐसा सोच रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है। ये मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने ये अभ्यास किया। तो ये रहा मेरा जो अब तक का इस ह्यूमन वैल्यू से जुड़ने का कार्यक्रम, जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और जो ये मैं 10 दिन बिल्कुल, लास्ट ईयर मुझे अवार्ड मिला था, तो 2 दिन तक मैं परेशान, बिल्कुल शून्य सी हो गई थी कि मुझे क्या हुआ है, मुझे मिला है कि नहीं मिला है। और अब जब ये लेटर मिला, सेम वही स्थिति मेरी थी कि मैं फिर से नहीं समझ पा रही थी कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जो ये घटनाएं मेरे साथ हुई और इतना उनसे निकलने में मुझे इस विषय वस्तु ने सबसे ज़्यादा हेल्प की। और अगर मैं अब सबसे पहले मैं उपासना जी को
जो आईपेक्ट में ह्यूमन वैल्यू से जुड़ी हुई हैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत परेशान थी, सबसे पहले जब ये देखा कि मेरे मेल में क्या क्या आया, मैंने अपने काम कंप्लीट शुरू किए। और लिखने का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने इन्वायरमेंट की इंग्लिश की बुक थी मेरी, इनकम्प्लीट पढ़ी थी, समय नहीं मिल रहा था। बनस्की में लिखना शुरू किया था, हिंदी की तो कंप्लीट हो गई थी, तो वो मैंने कंप्लीट करना शुरू किया। और साथ में ये कार्यक्रम अभ्यास जो है मैंने शुरू किया। और फिर मैंने उपासना जी से बात किया कि इसमें मैं कर सकती हूँ और कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले ये अभ्यास नहीं किया है। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और उन्होंने कहा नहीं आप ज्वाइन कीजिए, और थैंक यू उपासना जी। और अब मैं अपना अभ्यास शुरू करती हूँ। जो मैंने ये अभ्यास किया है, जो सबसे पहले इसका लक्ष्य है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी, कि इस दोनों अभ्यास का निरंतर तृप्तिपूर्वक जीना, जो कि हम सभी के लाइफ का मुख्य लक्ष्य होता है। और इस अभ्यास का भी लक्ष्य जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा, कि निरंतर तृप्तिपूर्वक जीना या सुख पर जीना। और जो दो अभ्यास हैं उनमें जो पहला अभ्यास है उसको स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, या जीवन शक्तियों का अंतःनियोजन या प्रत्यावर्तन। और ये जो 7 चरण है, इनमें जितना मैं अपने आप को समझ पाई, और ऐसा लगता है कि जो चरण है इनमें स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन स्पष्टता अभी कम बनी है। अगर मैं स्टेप 1 को देखूं तो अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजगता अधिकतर समय तो स्पष्ट रूप से दिखती है। और कल्पनाशीलता में जो इच्छाएं, विचार, आशा जो भी चल रहे हैं, उन्हीं से मेरा सुख और दुख का भाव बनता है। यह भी स्पष्टता ज्यादातर समय रहती है। और यह समझ में आता है कि विरोध का भाव होता है तो मैं दुखी होती हूँ, और अगर संबंध का भाव होता है तो मैं सुखी होती हूँ। ये स्पष्ट दिखता है। इसका अभ्यास मेरा इन 3 महीनों में तो बहुत रहा। और अगर मैं स्टेप 2 को देखूं तो संबंध और विरोध के भाव को भी समझ पा रही हूँ। अगर संबंध के भाव में रहती हूँ, इतनी आपके चारों, इतनी आपके अगेंस्ट इतने वो हो रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होते, आप आराम से अपना क्लास ले रहे हो और सभी काम कर रहे हो, और कई सारे लोग आपके प्रति प्लान बना रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन संबंध का भाव है तो आप बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही विरोध का भाव होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये भी समझ में आता है कि हम काम कुछ भी करें, लेकिन उसके पीछे जो भाव है उसी से हम सुखी और दुखी होते हैं। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और भाव हमारी कल्पनाशीलता से निर्धारित होते हैं। तो यानी हमारी कल्पनाशीलता हमारे आसपास के वातावरण, हमारे समझ से निर्धारित होती है, ये भी समझ में आता है। अगर मैं स्टेप 3 को देखूं तो मैं अपनी स्थिति का मूल्यांकन भी कर पाती हूँ, और कब स्नेह का भाव है, कब द्वेष का भाव है, ये बिल्कुल साफ समझ में आता है। और जब स्नेह का भाव होता है तो संबंध का भाव होता है, और मैं उसकी निरंतरता चाहती हूँ। और जब द्वेष का भाव होता है तो विरोध का भाव होता है, फिर वही दुख का भाव आ जाता है, तो मैं उसकी निरंतरता नहीं चाहती हूँ। ये भी स्पष्ट दिखता है। तो ये जानते हुए अब जैसे ही विरोध के भाव आते हैं उनको अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने जो ये अप्रत्याशित घटना हुई उसमें मैंने अपने आप को किया, और फिर मैं अब इंजॉय कर रही हूँ। यानी कि मैं 1 महीने बहुत परेशान रही, लेकिन आज जो ये विरोध के भाव थे, मैंने जैसे ही समाप्त किए अपने में से, जो हमारे कॉलेज के हमारे से रिलेटेड लोग थे, तो उन्होंने जो भी कहा कि आपने एक भी क्लास नहीं लिया, जबकि मैंने क्लास भी लिया। और हिंदी का 14 सितंबर को मैंने एक बहुत ही भव्य जो है वेबिनार भी कराया, जिसमें स्पीकर भी मैं ही थी, और उसका जो थीम था दैट निज भाषा उन्नति है, बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा हुआ। तो क्योंकि संबंध का भाव था तो ये सब मैं कर पा रही थी, और अगर ना होता तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं दुखी रहती। तो इसका जो ये स्पष्ट दिखता है कि जो भाव विचार चल रहे हैं मुझ में, अगर उसमें स्नेह का भाव है तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगी, क्योंकि सुख ही रहूंगी और उसकी निरंतरता बनी हुई है। अगर द्वेष का भाव है तो मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अब स्टेप 4 को देखूं तो जो स्व मूल्यांकन का भाव है वो मैं ही तय करती हूँ, और यह स्पष्ट दिखता है कि ये भाव विचार 3 परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। पहला, जो दूसरे व्यक्ति का बाहरी, जो कोई दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार से, या बाहरी कोई परिस्थिति से, या जो मेरे शरीर में कोई घटना हो रही है, शरीर में कोई दर्द या जलन हो रही है, या कोई भी शरीर की घटना है, उससे प्रभावित होते हैं, ये मैं देख पाती हूँ। इस अभ्यास के पहले मैं समझती कि जो मेरे दुख का कारण है वो दूसरे ही हैं, लेकिन जब से मैंने ये अभ्यास किया है तो मुझे समझ में आता है कि मेरे दुख का कारण ये तो अब पहले तो मैं स्पष्ट देख पाती, क्योंकि मैं 2016 से जुड़ी हूँ और धीरे धीरे समझ रही हूँ इस विषय को, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मेरे दुख है उनका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे ही निर्धारण करना है कि मुझे किस भाव में रहना है, सुख की भाव में या दुख के भाव में।
तो जब मुझे ये समझ में आता है कि अपने दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो जो कारण है, जो भाव हैं या जो भी कारण मुझ में हैं, उनको मैं दूर करने का प्रयास करती हूँ और अभी भी प्रयासरत हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की या क्या हुआ उसको मैं दूर करूँ। और यह भी स्पष्ट दिखता है कि मैं अपनी सही समझ के आधार पर अपने भाव का निर्णय कर सकती हूँ, किसी दूसरे के व्यवहार पर या प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं। ये बिल्कुल निश्चित है कि मेरा व्यवहार अगर निश्चित रहेगा तभी मैं खुश रह पाऊंगी। अगर मेरा व्यवहार दूसरों के व्यवहार से, बाहर की परिस्थिति से या शरीर की घटना से प्रभावित होता रहेगा तो मैं जो है फिर सुखी नहीं रह सकती हूँ, मेरे भाव बार बार बदलते रहेंगे। इसका मैंने लास्ट ईयर जब मैं एग्जाम में ड्यूटी दे रही थी तो मेरी एक साथी आई शनिवार को और मुझसे बोली कि मैडम आप मेरी ड्यूटी कर दीजिए ना, मैं मॉर्निंग में आपकी मंडे को कर दूंगी। मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरे पास काम बहुत था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, ये मंडे को मुझे बहुत काम है और मैं शनिवार को उनकी ड्यूटी कर देती हूँ, ये मंडे को मेरी कर देंगे। और मैंने उनकी ड्यूटी कर दी और फिर मंडे को जब मैं गई तो वहाँ पे सारा काम अपना जो था वो लेकर बैठ गई कि अब ये काम मुझे कंप्लीट कर दे। तभी एग्जाम सेल से फ़ोन आता है कि मैम आपकी ड्यूटी है और आप आई नहीं। तो फिर मैंने कहा सर अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने मैम को फ़ोन लगाया, मैम ने फ़ोन उठाया नहीं, तो मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैं एग्ज़ाम सेल में गई, वहाँ एग्ज़ाम की ड्यूटी दी और मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रतिक्रिया कर रही थी कि अब मैं किसी की ड्यूटी नहीं करूँगी, कर देती हूँ उसके बाद लोग ड्यूटी, क्योंकि पहले से जो मेरा एक्सपीरियंस था ऐसा ही था, तो मेरी मान्यताएं बन गई थी कि लोग ड्यूटी नहीं करते। लेकिन फिर भी वो मैडम के बारे में ऐसा नहीं था, जो मेरी मान्यता थी वो था कि वो कर देती हैं जब कहती हैं, तो मैंने कर दी उनकी ड्यूटी। फिर भी मैं अंदर से पूरी प्रतिक्रिया में रही और लगभग जब तक ड्यूटी रही और जो मेरे साथ ड्यूटी में दूसरे साथी लगे थे उनको भी बताती रही कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मुझे काम भी बहुत करना है। और इस तरह 3 घंटे की ड्यूटी करी और ड्यूटी करके फिर मैंने देखा एक, चूँकि मैं परेशान थी तो एक क्वेश्चन साइन भी छूट गया था। फिर बाद में जब हमने रीचेक किया तो वो साइन फिर से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वापस आई, मैंने लंच भी नहीं किया, लंच करने की जगह मैं अपने काम लेके बैठ गई, कंप्लीट करने लगी। तभी 2 बजे के करीब वो मैडम आती हैं और मुझसे सॉरी बोलती। मैंने बेमन से उनका सॉरी सुना, गुस्से में उनको देखा और मैं अपना नीचे मुँह करके काम करती रही। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आज सुबह सुबह उनकी बेटी का हाथ जल गया था और गर्म पानी में डाल दिया था, जिसके कारण दिक्कत ये हो गई कि उसके कपड़े पूरे चिपक गए और जब वो कपड़े उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा और जब वो कपड़े निकाले तो जो स्किन है बच्चे की ऊपर की वो पूरी की पूरी उस कपड़े में चिपक गई, पूरी स्किन ही निकल गई उसके बॉडी के हाथ की बाहर की। जब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा लगा, बोले मैं तब से डॉक्टर के यहाँ थी, अभी अभी आ रही हूँ और बच्ची और हस्बैंड मेरे जो हैं कार में हैं और मैं यहाँ बताने आई हूँ कि अभी मैं 1-2 दिन नहीं आऊँगी। तो तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने 4 से 5 घंटे सिर्फ दूसरे के व्यवहार के कारण, अपनी मान्यता के कारण मैंने बर्बाद कर दिए, सिर्फ ये सोचकर कि ऐसा हुआ है, जबकि वो कुछ हुआ ही नहीं था। यानी कि जो मेरा स्वभाव था ये बिल्कुल साफ है, जो मैंने ये 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद किए दूसरे के व्यवहार के आधार पर। अब मैं सेम कंडीशन वही है जो पहले थी, लेकिन अब क्या है, मेरे मन में उसके लिए जो भाव आ रहा है वो दया का आ रहा है कि अरे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके साथ, अब वो 3 दिन कॉलेज नहीं अटेंड कर पाएगी। और मैं उससे फिर अब कह भी रही हूँ कि शाम की ड्यूटी आपकी है क्या, मैं कोई हेल्प करूँ, जबकि मैं सुबह की ड्यूटी में इतनी इरीटेट थी उनकी और शाम की भी मैं इस ड्यूटी के लिए कह रही हूँ कि आपको करूँ। तो ये बिल्कुल साफ दिखता है कि दूसरों के व्यवहार से अगर मैं प्रभावित होती हूँ तो दुखी होती हूँ, उसमें मुझे अपनी सही समझ का उपयोग करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए था कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है, वो कभी और मेरी ड्यूटी कर देंगी, जो कि मैंने ऐसा नहीं सोचा और इसीलिए मैं 4 से 5 घंटे तक दुखी रही, ना कोई काम किया, ना लंच किया और अपने आप को भी परेशान किया और अपना काम भी पूरा ना करके काम भी और बढ़ा लिया। अब स्टेप 5 में अगर मैं देखती हूँ तो जो निर्णय का आधार है, जो मैं निर्णय लेती हूँ उस निर्णय का आधार जो है मान्यता पर आधारित हो सकता है या सही समझ पर होता है। 2 ही कारण मान्यताएं जो हमारी होती है, जो पहले से बसी होती हैं, वो या तो मैं सही समझ के आधार पर लेती हूँ, जो पुरानी बहुत से मान्यताएं बनी उनके आधार पर लेती हूँ। जब मैं सही भाव से और सही समझ आधारित विचार भाव पर निर्णय लेती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल दिखता है कि मैं सहज होती हूँ और स्वीकार हो, जो मेरा निर्णय होता है वो स्वीकार होता है और मैं आराम में भी रहती हूँ और अंततः मैं सुखी भी होती हूँ। लेकिन जब मेरे भाव विचार मान्यता पर आधारित होते हैं तो मेरी अनिश्चितता बनी रहती है कि मैं सुखी रहूंगी या दुखी रहूंगी। अगर भाव विचार संबंध के भाव में होते हैं तो मैं खुश रहती हूँ, लेकिन खुशी की जो निरंतरता है
वो बनी नहीं रहती है, ये स्पष्ट दिखता है। और अगर विरोध में मान्यता जो मेरी होती हैं वो विरोध के भाव में होती हैं तो मैं दुखी होती हूँ। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जो निर्णय का आधार है वो सही समझ का होना ही है, और समझ के आधार पे ही मैं अपने भाव विचार का निर्णय कर सकती हूँ। अगर मैं स्टेप 6 को देखूं तो ये समझ में आता है कि सही और सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो उसको अपने आप में सुनिश्चित करना होगा। और इसके सुनिश्चित करने के लिए जो है मैं संबंधों को और संबंध में अपनी भागीदारी की चिंतन को और व्यवस्था के बोध की आवश्यकता को भी समझ पाती हूँ, और इसकी आवश्यकता दिखती है कि मुझे संबंधों को, उसमें भागीदारी को और व्यवस्था के बोध की समझना होगा। और यह भी समझ में आता है कि अगर संबंध का भाव मुझ में है तो वो सहज स्वीकार है। अगर एक क्षण के लिए भी मुझ में विरोध का भाव आ जाता है तो वो मेरे लिए सहज नहीं होता है और मैं उस क्षण दुखी होती हूँ। यही अगर मेरे में व्यवस्था का भाव नहीं होता है, मेरे में सहस्तित्व का भाव भी नहीं होता है, तो वो मेरे लिए असहज होता है और उस समय मैं दुखी होती हूँ। ये समझ में आता है। और ये भी मैं देख पाती हूँ कि हर समय हर व्यक्ति के साथ जो मेरा संबंध है वो मेरा जो संबंध है वो संबंध का ही नहीं रहता है, विरोध का भी रहता है। जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं या जिन्हें मैं जानती हूँ, उनके साथ तो संबंध का भाव रहता है, और जिनसे मेरी कोई पहले से कोई कारण है तो संबंध का भाव नहीं है, ये भी मुझे दिखता है। और हर क्षण व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव भी मुझ में नहीं रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ करूँ, इसकी आवश्यकता दिखती है, बट अभी ऐसा है नहीं। मतलब इसके लिए अभी मुझे और सही समझ को एक्सप्लोर करना होगा। अब अगर मैं स्टेप 7 को देखूं तो जैसा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक क्षण जो है इन सहज भावों को, संबंध का, व्यवस्था का और सहअस्तित्व का सुनिश्चित करना आवश्यक है। और जब ये मेरे में रहेगा तभी मैं पूरी जिंदगी खुश रह सकती हूँ, लगातार कंटिन्यूस खुश रह पाती हूँ। तो मैं संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाती हूँ और आराम में रहती हूँ। मैं ये भी देख पाती हूँ कि जब मैं संबंध, संगीत और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझती हूँ तब मैं अपनी सही समझ के आधार पर सही भाव का निर्णय ले पाती हूँ। और अगर मैंने सही भाव का निर्णय ले लिया हर समय तो ये निश्चित है कि मैं हर समय खुश रहूँगी। तो अभी मैं जिस समय सही भाव का निर्णय ले पाती हूँ तो उस समय तो खुश होती हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए मैं लगातार खुश रहने के भाव को अभी निर्धारित नहीं कर पाती हूँ, ये समझ में आता है। तो और अपने विकास के लिए जरूरी दिखता है कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व की समझ और व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव विचार अपने में सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। और अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ तो स्वयं में सुखी रह पाऊंगी और दूसरों के सुख का स्रोत भी बन पाऊंगी और दूसरों के सुख के लिए भी कार्य कर पाऊंगी। ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है। अब अगर मैं अभ्यास 2 को देखूं तो अभ्यास 2 के भी 7 चरण हैं, और इसमें जो सबसे पहला चरण है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो सबसे पहले अपने आप से जानकारी हमें होती है कि मैं और ये शरीर कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे एक दूसरे से नहीं भी संबंधित हैं। अगर मैं और शरीर को मैं अलग अलग देख पाती हूँ, क्योंकि दोनों की नीड, रिस्पॉन्सेज और एक्टिविटीज़ मुझे सब अलग अलग दिखाई देती हैं, तो मैं चैतन्य बिल्कुल साफ समझ में आता है उनकी क्रियाओं के आधार पर। और अगर शरीर को देखती हूँ तो शरीर के संवेदनाओं के दौरान मैं शरीर को भी समझ पाती हूँ, और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। अगर मैं स्टेप 2 को देखूं तो मैं ये देखती हूँ कि मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से होता है, और ये जो आदान प्रदान होता है ये संकेतों और संवेदनाओं के माध्यम से होता है। मैं शरीर को संकेत देती हूँ और मैं शरीर को संकेत देती हूँ, और जो संकेत के फलस्वरूप जो संवेदना होती है या और किन्हीं कारणों से जो संवेदना होती है, उस संवेदना को मैं ही जो है वो पढ़ती हूँ। तो यानी कि जो संकेत और संवेदना, इनके द्वारा मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह भी स्पष्ट दिखता है कि सूचना का आदान प्रदान जो है वो संकेत और संवेदनाओं से ही होता है, किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से नहीं। और अगर मैं स्टेप 3 को देखूं तो इन समय मैं इन
संवेदनाओं को पढ़ने का जो निर्णय है वो मैं ही लेती हूँ। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ उसे ही पढ़ने का निर्णय लेती हूँ। इस प्रकार जो सूचनाओं के आदान प्रदान का जो निर्णय है, चाहे पढ़ने का, चाहे संकेत देने का हो और चाहे संवेदना को पढ़ने का हो, ये निर्णय पूरी तरह से मेरा ही है। मैं ही निर्धारित करती हूँ कि मुझे किन सूचनाओं को पढ़ना है, संकेत देना है या नहीं देना है, और किस संवेदनाओं को पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। और फिर मैं शरीर को जैसा, जिन संवेदनाओं पे मैं कार्य करना चाहती हूँ और शरीर को जैसा मैं संकेत देती हूँ, मेरा शरीर वैसा ही काम करता है। तो मैं शरीर को जो है संसाधन की तरह उपयोग करती हूँ, ये भी स्पष्ट दिखता है। जैसे मैंने आज निश्चय कर लिया कि मुझे सुबेरे जो है ये वेबिनार देना है, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं उठने में थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। अब तो मैं जब से अभ्यास कर रही हूँ समय से उठने लगी हूँ, तो लेकिन जब मैंने निर्धारित कर लिया था तो आज मैं समय से उठ गई थी और मैंने जो है, क्योंकि निर्धारित कर लिया कि मुझे आज देना है वेबिनार, नहीं तो किसी किसी दिन मेरा 5 to 10 मिनट्स लेट भी हो रहा था। स्टेप 3 में अगर यही आगे मैं बढ़ूँ तो ये मैं समझ पाती हूँ कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। मतलब मैं ही कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये डिसाइड मैं ही करती हूँ। तो दृष्टा मैं ही हूँ और कार्य करना है मुझे, उस कार्य करने का निर्धारण, कार्य करती भी मैं ही हूँ और उसको करने का निर्देश भी मैं ही देती हूँ, तो करता भी मैं ही हूँ। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो जो उससे खुशी मिलती है उसको भी मैं ही इंजॉय करती हूँ, और अगर पूरा नहीं होता है, दुख मिलता है, या जो भी कार्य होता है उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसमें मैं दुखी होती हूँ, तो उसको भी मैं ही भोगती हूँ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्य करने का, जो कार्य के बारे में डिसाइड करना है वो भी मैं ही करती हूँ, दृष्टा हूँ। कार्य करने का निर्देश भी मैं ही देती हूँ, मैं ही करती हूँ, तो मैं करता हूँ, और जब वो कार्य का फल आता है तो उसको भी मैं ही भोगती हूँ। और यह स्पष्ट दिखता है कि कार्य की स्थिति कोई भी हो, अचानक किसी घटना की प्रतिक्रिया हो, या मैं गहरी सोच में हूँ, हर स्थिति में जो निर्णय लेने का कार्य है वो मैं ही करती हूँ। मेरी ही द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मैं क्या हूँ, यानी कि हर स्थिति में निर्णय मेरा ही होता है, मैं ही महत्वपूर्ण है। अगर स्टेप 4 को देखूं तो ये बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ और ना ही मैं संवेदना में हूँ। संवेदना और मेरे बीच में दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और शरीर और मेरे बीच में भी दूरी दिखाई देती है, और मैं संवेदना से दूर रहते हुए भी शरीर के हर भाग की संवेदना को निर्णय के अनुसार पढ़ पाती हूँ, या भी मैं स्पष्ट रूप से अपने में देख पाती हूँ। अगर अब स्टेप 5 को देखूं कि बाह्य परिस्थिति का क्या प्रभाव होता है, तो मैं ये देखती हूँ कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो 3 तरह की हो सकती है जो हमारे शरीर को, संवेदना को प्रभावित करती हैं। एक तो बाहरी व्यक्ति का व्यवहार, उनकी क्रियाविधि, इसमें उनके बोले गए वचन या गुस्सा करना ये भी हो सकता है, या मेरी तारीफ करना ये भी हो सकता है। और बाहरी परिस्थिति का प्रभाव या भौतिक रासायनिक घटना और शरीर में जो घटना हो रही है, ये तीनों परिस्थितियां जो हैं वो मेरे शरीर की संवेदना को प्रभावित करती हैं, और उन संवेदना को मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं बाहर की स्थिति को समझ पाती हूँ, या उनसे प्रभावित होती हूँ या नहीं प्रभावित होती हूँ। और जब मैं इन स्थितियों को पढ़ती हूँ तो उनको पढ़ने से साथ साथ जो संवेदनाएं मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं, मैं उन्हीं संवेदनाओं को ध्यान से पढ़ती हूँ और उनको अपने संस्कार को जोड़कर उनका अर्थ देती हूँ। और मेरे संस्कार मान्यता आधारित भी हो सकते हैं और समझ आधारित भी हो सकते हैं। मैं और फिर उसके बाद जो भी स्थिति बनती है, मैं अगर खुशी की स्थिति बनती है तो मैं खुश होती हूँ, और दुखी की स्थिति बनती है तो दुखी होती हूँ। अधिकतर जब भी मान्यता आधारित मेरे संस्कार होते हैं, जब मैं इन बाह्य परिस्थिति की जो संवेदनाएं होती हैं उनको पढ़ते समय, जब मैं बाह्य परिस्थिति की जो संस्कार, जो संवेदनाएं होती हैं उसमें जब संस्कार जोड़ती हूँ, मान्यता आधारित होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, सुख की निश्चितता बनी नहीं रहती है। और सुख जो है वो, जब अगर जो मान्यता है मेरे अनुकूल है तो मैं सुखी रहती हूँ, और अगर मान्यताएं मेरे अनुकूल नहीं होती हैं तो मैं दुखी रहती हूँ। ये समझ में आता है। तो जब मेरे संस्कार मान्यता आधारित होते हैं तो मैं प्रतिक्रियापूर्वक प्रस्तुत होती हूँ, क्योंकि मान्यता आधारित होने पर सुख की निश्चितता बनी नहीं रहती है।
और जब मेरे संस्कार समझ आधारित होते हैं तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ और आवश्यकता अनुसार शरीर का निर्वाह हेतु संकेत भी देती हूँ। और जैसा मैं संकेत शरीर को देती हूँ, शरीर वैसा ही कार्य करता है और वह मेरे बाहर व्यवहार के अव्यक्त के रूप में दिखाई देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया या किसी व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे तो उसका जो इफेक्ट है वो मेरे ऊपर दिखाई देता है, मैं उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हूँ। क्योंकि मान्यता आधारित है तो मैं उससे प्रभावित हो रही हूँ, जो बाहर की घटनाएं हैं उनसे मैं प्रभावित हो रही हूँ। लेकिन अगर मैं सही समझ का उपयोग करती हूँ तो जो बाहर की घटनाएं होती हैं उनसे मैं प्रभावित नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ उस बाहर की जो संवेदना है उसको मैं बाहर की स्थिति को जानने के लिए, दूसरे व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए कि वो किस स्थिति में है, वो समान है या नाराजगी की स्थिति में है या मेरा अप्रिसिएशन कर रहा है, वो इस स्थिति को, या बाहर ठंडी है या गर्मी है या बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, इस स्थिति को, अपनी संवेदनाओं को मैं उस स्थिति को जानने में, और शरीर में अगर मेरा पैर का अंगूठा कट गया है या उसमें चोट लगी है तो क्यों लगी है, उसको क्या ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, या दर्द हो रहा है, केवल कहीं पे चलते समय हल्की सी ठोकर लगे भी धीरे से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मुझे निश्चय करना है, ये मैं अगर अपनी सही समझ के आधार पर संवेदनाओं को पढ़ती हूँ तो मैं ये निर्धारित या निश्चय कर पाती हूँ कि वो संवेदनाओं के साथ कैसा व्यवहार मुझे करना है और मैं उनसे प्रभावित नहीं होती हूँ, उन संवेदनाओं से, क्योंकि अगर मैं सही समझ का उपयोग करती हूँ। लेकिन अगर मैं मान्यताओं का उपयोग करती हूँ तो मैं उन संवेदनाओं से प्रभावित हो जाती हूँ और फिर अगर किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया है तो मैं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसको भी गुस्सा करती हूँ, या उसने मुझे अपशब्द कहे तो प्रतिक्रिया स्वरूप मैं भी उसको जो है अपशब्द बोलती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की स्थिति से प्रभावित हूँ। तो ये यहाँ पर ये स्पष्ट समझ में आता है कि हमें बाहर की स्थिति से प्रभावित नहीं होना है, तो उसके लिए हमें अपनी सही समझ का उपयोग करना होगा। अगर हम मान्यता के आधार पर अपने निर्णय लेंगे तो क्या होगा कि मैं हमेशा बाहर की जो परिस्थितियां हैं या अपने शरीर की घटनाएं उनसे प्रभावित होती रहूंगी। लेकिन अगर मैं सही समझ के आधार पर निर्णय लूंगी तो मैं बाहर की जो परिस्थिति है उससे प्रभावित नहीं होंगी, और उससे एक फायदा ये भी होगा कि मेरी इच्छाएं निश्चित रहेंगी। जब मैं संवेदनाओं से प्रभावित होकर कोई भी अपनी नई इच्छा नहीं करे, जो मेरा स्वभाव है मैं उसी के आधार पे मेरी इच्छाएं निर्धारित रहेंगी, और जब मेरी इच्छाएं निश्चित रहेंगी तो मैं अपने संबंधों को और विस्तृत कर पाऊंगी, और फिर मैं अपने जो शरीर के संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग के लिए भी कार्य कर पाऊंगी, और दूसरे मानव के व्यवहार और न्याय और उभय सुख के लिए भी कार्य कर पाऊंगी, और शेष प्रकृति के उभय समृद्धि के लिए भी कार्य कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मैं अपने में संतृप्त हूँ, इसलिए मैं दूसरे के लिए भी काम कर सकती हूँ, और फिर जो मानवीय समाज की भागीदारी है बड़ी व्यवस्था में, उसके लिए भी मैं कार्य कर पाऊंगी। ये दिखता है अगर मैं सही समझ पर निर्णय लूँ, आधारित अपनी संवेदनाओं को सिर्फ बाहर की स्थिति को समझने के लिए उपयोग करती हूँ और सही समझ का उपयोग करती हूँ, तो मैं अपना भी संवर्धन करती हूँ और साथ ही साथ दूसरे मानव का भी और प्रकृति का भी और समाज का भी करती हूँ, जो कि हमारे निरंतर तृप्तिपूर्वक जीने के लिए आवश्यक भी दिखता है। और फिर ये समझ में आता है कि इस तरह मैं जिम्मेदारी पूर्वक जब जीती हूँ तो स्वतंत्र रहती हूँ, क्योंकि मैं संवेदनाओं पर अपना जो मेरा व्यवहार है, जो मेरे भाव हैं, वो संवेदनाओं पर आधारित नहीं है। और जब मैं स्वतंत्र होती हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ और जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ और सही समझ के साथ निर्णय लेती हूँ, और जो हद में खुश रहने का काम है वो कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं संवेदनाओं से आधारित रहती हूँ तो संवेदना के आधार पर ही मैं बाहर की स्थिति, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार और अपने शरीर की स्थिति को आकलन करती हूँ, और उस आकलन के आधार पर मैं प्रभावित भी होती हूँ, दुखी भी होती हूँ, स्थिति को बनाती बिगाड़ती भी हूँ, और अपने में ही जो है मैं लीन रहती हूँ, अपने ही लिए। वो समाज के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में मैंने उससे मैं प्रभावित हो जाती हूँ। उसके लिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। अगर वो नाराज है, वो गुस्सा है, वो मुझे अपशब्द कह रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, वो परेशान है, ये मैं नहीं देख पाती हूँ। बस उसने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लगा, मैं पलट के कहा कि तुम भी इसी तरह हो, मैंने उससे भी अपशब्द बोल दिए। तो जो स्थिति थी सही, वो नहीं हो पाती अगर मैं मान्यताओं के आधारित निर्णय लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि सही समझ को अभी हमें और एक्सप्लोर करना है कि उसी के आधार पे जो हम सारे निर्णय हैं वो सही ढंग से ले पाते हैं। अब अगर मैं स्टेप 7 को देखूँ
तो ये शून्य मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकली मुझे समझ में आता है जो मैं इतना अभ्यास कर लेती हूँ। पहले जब कुमार संभव यानी जयपीडिया में मैनेजमेंट में एक वर्कशॉप हुई थी ह्यूमन वैल्यू की 2nd लेवल की, तो मैंने तो कुमार संभव भैया बहुत समझाते थे शून्य है, तो मेरे शून्य समझ में ही नहीं आ रहा था। शुरू में भी जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खड़ी होती थी तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं शून्य, तो बस मैं उन्हें ये कह देती थी कि हाँ शून्य है, जहाँ पे कोई जिसमें सब लोग प्रेजेंट है वही शून्य है। लेकिन हाँ अब लॉजिकली मुझे समझ में आता है कि मैं शून्य हूँ, मेरा शरीर भी शून्य है, मैं शून्य में हूँ और मेरा शरीर भी शून्य में है, और मैं शून्य के माध्यम से ही शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करती हूँ। ये अब समझ में आता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है संकेत के माध्यम से और संवेदना के माध्यम से, और मैं शून्य के ही माध्यम से शरीर को संकेत देती हूँ और शून्य के माध्यम से ही संवेदनाओं को पढ़ती हूँ। ये मैं देख पा रही हूँ। मैं निर्णयपूर्वक शरीर के साथ समय समय पर निर्वाह भी करती हूँ। तो ये स्पष्ट दिखता है कि जो मैं है शरीर से बिल्कुल अलग है, ना तो वो शरीर पर निर्भर करता है, ना वो संवेदना पर निर्भर करता है, और ना ही वो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर होता है। तो ये समझ में आता है कि जो मेरी उपस्थिति है वो शून्य के सहअस्तित्व में बनी हुई है, और यही सत्य है जो मुझे बहुत स्पष्ट दिखता नहीं है, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल समझ में आता है कि ये है। और फिर मैं सबसे संबंधित हूँ, ये भाव मेरे में अभी स्पष्ट रूप से कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो जो प्रेम का भाव है वो समझ में आता है, और मैं सबके प्रति जिम्मेदार हूँ, तो ये समझ में आता है कि करुणा का भाव है, जो ये स्टेप 7 का जो हमारा लक्ष्य पूरा जीने के लास्ट वो है। अब मैं 3rd बिंदु पे आती हूँ कि कौन कौन से अभ्यास में कितने चरण को मैं साफ साफ स्वयं में देख पाती हूँ। तो अगर मैं अभ्यास बिल्कुल सर, एकदम 5 मिनट में पूरा करती हूँ। अभ्यास 1 और 2 में मुझे जो लास्ट के चरण है 6 और 7 उनमें अभी अपने में स्पष्टता कम दिखती है, और जो स्टेप 5, 6, 7 है, जो अभ्यास 2 है उसमें 5, 6, 7 में अभी भी कहीं कहीं मुझे अस्पष्टता दिखती है। अगर मैं सुख स्वभाव और प्रभाव को देखूं तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि सुख स्वभाव ही है, प्रभाव का मतलब है परतंत्र होना। और अगर सुख स्वभाव है तो इसको सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यक्रम है अभी मुझे सही समझ को और एक्सप्लोर करना है, और मानव के जो संबंध है उसको और जानना है, और इसके लिए मैं समय समय पर वर्कशॉप करती रहती हूँ। ह्यूमन वैल्यू के मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का UGC, HRDC और ICT का जो हुआ है मैं वो अटेंड किया है मैंने, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस वर्कशॉप को करती हूँ। और अगर मैं देखती हूँ कि किन किन बिंदु में मेरी स्पष्टता बनी है, तो जो कल्पनाशीलता में जो भाव है उसके प्रति बिल्कुल स्पष्टता मेरी बनी है। स्नेह के भाव, संबंध के भाव, सही समझ और मान्यताएं और सही समझ में अंतर, इन सब की स्पष्टता मुझ में बनी हुई है। और अगर जीने में परमार्जन देखूं तो अब मैं पहले बहुत प्रतिक्रिया करती थी और मेरा कहना था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, वो ये था कि मैं प्रतिक्रिया कर देती थी। और अब जो है मैं प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, और मेरे कॉलेज में भी सभी लोग कहते हैं कि 3-4 साल में जब मैं आई थी तब मेरा व्यवहार अलग तरह का था और अब बिल्कुल अलग तरह का है, और अब जो है रिएक्शन जो होता है वो मेरा बहुत कम होता है। और यही मेरे जो परिवार में भी जो है ये चीज़ दिखती है कि जो पारिवारिक संबंध हैं जो पहले थे वो कहीं ना कहीं बहुत संबंध हमारे साथ हमेशा स्नेहपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खास लोगों से मेरा क्या था, कन्फ्लिक्ट बना रहता था, विरोध का भाव रहता था। लेकिन अब वो भाव भी समाप्त हो गया है, खास करके जो मेरी कजिन सिस्टर्स हैं उनके साथ। और अगर जो ये जीने में परिवारजन की बात, जो मेरा नेक्स्ट बिंदु है कि आगे के लिए जिम्मेदारी और भागीदारी, कॉलेज में सभी लोग जो जितने स्टूडेंट हैं, खास करके मैंने 8-10 स्टूडेंट की काउंसलिंग या कॉलेज में जब भी जरूरत होता है कि ये स्टूडेंट डिस्टर्ब या कोई दिक्कत है, उसमें खास करके विशांत सैदल, संस्कार गुप्ता, आंचल, हिमांशु, श्रेया त्रिपाठी, अमित आदित्य, इन स्टूडेंट की मैंने काउंसिल की और बहुत परेशान थे, जो कि ये आके अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं और बताते हैं कि इन्हें बहुत फायदा हुआ। तो वो ह्यूमन वैल्यू की जो मैं समझ पाई वही जो विषय है वो इन्हें मैं बताती हूँ, इनकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जो इन्हें समझ में आता है। और फैकल्टी भी जो है वो मेरे उन्हें लगता है कि मैं जो सजेशन दूंगी वो सही होंगे, तो मैं ये अभी भागीदारी निभा पा रही हूँ। चूंकि वर्कलोड अधिक होने के कारण मैं बस परिवार और कॉलेज के ही में ये भागीदारी निभा पा रही हूँ अभी, लेकिन हाँ मैं आगे कोई भी जिम्मेदारी और भागीदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे
कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं कर सकती हूँ उसे। और मैं छुट्टी वाले दिन ही, अगर मैं अपने टाइम को देखूँ तो 2 घंटे और 3 घंटे का समय दे सकती हूँ। जिस दिन छुट्टी नहीं होती है, बहुत वर्कलोड होता है, मुझे रात के 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा नए सब्जेक्ट, कभी लॉ में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, और कभी ITCS इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी मैंने वर्कशॉप की है तो वो पढ़ा रही हूँ। तो मुझे हर बार नए नए सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत टाइम डिवोशन करना पड़ता है। तो मैं छुट्टी वाले दिन 2 से 3 घंटे का समय दे सकती हूँ, और जब छुट्टी नहीं होती तो प्रतिदिन 1 घंटे का समय लगा सकती हूँ। अब सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। जो मैंने एक्सप्लोर किया है वो मैंने इस तरह से रखा है। मैंने कहाँ तक स्पष्ट किया है, नहीं किया है, अब आप मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी कि मैं अपने को कहाँ तक इम्प्रूव कर सकती हूँ। धन्यवाद। बढ़िया दीदी, बहुत ही विस्तार से आपने रखा। और एक स्टेप पे जो आपका ऑब्जर्वेशन है, तो एक तो आपने स्टेप को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया, दूसरा उसको अपने जीने से रिलेट करके देखा आपने, तो उसको आपने बहुत बढ़िया से रखा। तो साथ में ही जो भी आपके साथ घटित रहा है उसको भी आपने शेयर किया, किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको भी आपने शेयर किया। आपकी शेयरिंग को लेकर कुछ अगर और शेयरिंग होती है, कमेंट्स होते हैं, उनको ले सकते हैं जी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद खरे जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर। लगे रहने की जो आप जिस तरह से लगे रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा। 2-3 एग्जाम्पल जो आपने दिए, जो आपके व्यक्तियों की जो आपको एग्जाम ड्यूटी के लिए आपको रिक्वेस्ट हुई और जो आपने सोचा, ये एग्जाम्पल बहुत ही मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कभी कभी कैसे संबंध को भूल जाते हैं, और संबंध को भूलते तो जो सारी हमारी संबंध में जो वैल्यूज हैं, लोग भाव है, उसको भी कैसे भूल जाते हैं जी। अब जो दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम सहअस्तित्व और शून्य की बात करते हैं, तो आपने जैसे कहा कि कुछ लोगों के प्रति तो वो दिखाई देता है, लेकिन अभी पूरी तरह से सबके साथ दिखाई नहीं देता है। ये इसको एक तो क्या प्रयास होना चाहिए हमारा, किस दिशा में प्रयास होना चाहिए ताकि वो सहअस्तित्व का भाव जो है वो सभी के प्रति महसूस हो, और सुनने का भी मतलब देखने का एहसास हो, या उसका समझने की एहसास हो। इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ जी। जो मुझे समझ में आता है कि समझ जितनी, जैसे कि मुझे इस विषय वस्तु की भी समझ नहीं थी, अपनी ही समझ नहीं थी कि क्या मैं अगर अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मैं के लिए पहन रही हूँ कि शरीर के लिए पहन रही हूँ, अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ, ये पाने के लिए कि दूसरा भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे इसलिए। तो जो पहले यही हम लोग शुरू में यही करते हैं कि किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, किसी के साथ अगर मेरा ठीक नहीं लग रहा है, मैं उसके साथ परेशान हूँ कि ये हमेशा गलत करता है, तो उसके साथ मैं गलत व्यवहार करती हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ ना कि शून्य को समझो और सबके साथ मेरे समान व्यवहार हो, तो हमारी समझ, जितनी ज़्यादा हमारी समझ पूरे मानव के हर संबंध के प्रति, चाहे मानव का प्लांट के साथ हो, मानव का मानव के साथ हो, और सहअस्तित्व का हो, जो भी प्रेजेंट है, जितनी भी इकाइयाँ हैं पूरे स्पेस पे, उन सभी इकाइयों के बारे में जितनी समझ मेरी बढ़ती जाएगी, उतना ही सहअस्तित्व, चाहे पानी के प्रति, पानी को भी हम कितना बर्बाद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके साथ संबंध बना ही नहीं पाते हैं। अगर हम उसके साथ संबंध बना लें और मुझे लगे कि ये पानी जितना मैं नुकसान करूँगी उतना ही मैं इसके लिए तरसूंगी, तो डेफिनेटली मैं कभी एक मग पानी का एक बूंद पानी बर्बाद नहीं करूँगी। तो जितनी समझ हमारी इन इकाइयों के प्रति बढ़ती है, मुझे जो समझ में आता है इतना पढ़ने के बाद, वो समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मेरे संबंध वैसे ही वैसे बढ़ते जाते हैं पूरे इकाइयों पर, और फिर मैं हर एक से संबंधित दिखाई देती हूँ, अपने आप दिखने लगता है कि मैं संबंधित हूँ, क्योंकि पानी से मैं संबंध, मेरा शरीर बिना पानी हो ही नहीं सकता है, मेरा शरीर बिना हवा हो ही नहीं सकता है, ये तो फिर मैं क्यों इन सबको नुकसान पहुंचाती हूँ? कोई भी चीज हो, जो मिट्टी हो, मिट्टी में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी को हम बर्बाद करते हैं, हवा को हम पोल्यूटेट करते हैं, जबकि हम जानते हैं इन सबके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जैसे इन सबकी समझ बढ़ती है और इनके प्रति मेरा संबंध जो है, भाव क्रिएट होने लगता है, तो सही समझ हर व्यक्ति के प्रति, हर इकाई, वो व्यक्ति हो या प्लांट्स हो या एनिमल हो या संसाधन हो, सबके प्रति जो मेरे भाव हैं वो क्या हो जाते हैं कि संबंध में हो जाते हैं, और फिर मैं उसके साथ जुड़ जाती हूँ। तो प्रेम और करुणा का भाव तो आना ही आना है जब हम संबंध में हो जाएंगे। अगर मैं आपके साथ संबंध में हूँ, आपके भी कोई दिक्कत हुई, तो फौरन मैं, मेरे अंदर होगा कि नहीं, मैं कैसे मदद करूँ,
लेकिन जब मैं आपके साथ संबंध में नहीं हूँ, विरोध में हूँ, तो मैं आपकी समस्या सुनूंगी कि नहीं? और संबंध में कैसे आऊंगी? जब मैं आपके बारे में सही समझ रखूं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस लगता है, पूरे जितने भी अस्तित्व में इकाइयां हैं उन सबकी समझ होना। मैं समझा पाई आपको सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका मतलब जब आपको ये एहसास होने लगता है संबंध का या सह अस्तित्व का या फिर शून्य का देखने का जो हमारा अभ्यास होता है, तो ये कैसे समझ में आएगा कि हम देख पा रहे हैं सह अस्तित्व को या हम शून्य को देख पा रहे हैं? इसको मतलब कभी कभी तो दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सही बात है। लेकिन जब कभी कभी दिखाई देता है तो जो वो कारण है, अगर हम उन्हीं को नहीं दिखाई देता तब देखने करें, क्योंकि देखिए सुन तो है, क्योंकि नहीं तो दो इकाइयां अलग है, सब इकाइयां मिलके एक ना हो जाती। अगर दोनों के बीच में कुछ ना होता तो हर इकाई एक ना हो जाती, हम और आप में कोई अंतर ही नहीं रहता। ठीक है सर, मैं ऐसे ही समझती हूँ तो आपको भी ऐसे ही समझना है। जी जी, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू। आप अभी जो काम हो रहे हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पीएचडी के हैं, उसमें कुछ भागीदारी कर पाएंगे सुमन जी? हाँ, मैं कॉलेज में ही काम कर रही हूँ और अपने मेरे परिवार के भी लोग अब इंटरेस्टेड है इससे वर्कशॉप। मेरे हस्बैंड ने पूरी वर्कशॉप अटेंड की, जितना वो सुन पाते हैं। जब ये मैं अभ्यास करी तो उन्होंने पूरा अटेंड किया। और उसके बाद एकेजी में भी जो फैमिली वर्कशॉप होती, तो मैं ये अपने कॉलेज और इसमें, क्योंकि मेरे घर में भी जिम्मेदारी है और कॉलेज में भी जिम्मेदारी है, मैंने बताया ज़्यादा लोड रहता है मेरे ऊपर, क्योंकि एक ही टीचर ह्यूमन वैल्यू का है, दूसरा टीचर नहीं है, और लॉ का भी एक ही टीचर है और ITCS का भी एक ही टीचर है। तो ये है, बट मैं करना चाहती हूँ। अभी कोई अलग से भागीदारी नहीं, बस परिवार और कॉलेज, बस यही तक कर पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, आपसे बात करेंगे मीटिंग के बाद, कभी भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छी सुमन दीदी की अच्छी से रंग गई। हम केवल सब जो समझ सबका आता है, समझ को सीधी किस तरह से समझती है, थोड़ा सा मेरे विचार है, समझ को एक्सप्लोर कर जाती है। समझ जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जब मैं उसे अपने में एक्सप्लोर करती हूँ, अपने में जानती हूँ, कोई भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज 2016 के पहले अगर आप मुझसे मिलते और कोई काम मुझसे कहते, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं तो मैं सीधे कह देती कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज की डेट पे क्या है कि अब मुझे मानव और मानव के संबंध समझ में आ गए हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है और वो मुझसे मांग रहा है काम, तो मुझे एक बार सुन लेना चाहिए। हो सकता है मैं बिना किसी एफर्ट के उसकी हेल्प कर दूं, लेकिन मैं ये कहाँ से सोच पाई इतना आज की डेट पे, क्योंकि जो मेरा एक्सप्लोरेशन हुआ है लोगों मानव के संबंध के बारे में, उनके बारे में अब मैं काफ़ी समझ गई। उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और उस नॉलेज को मैंने अपनी लाइफ में उपयोग किया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसी के बारे में, जब हम उसको अपने में समझ लेते हैं, अपने में जान लेते हैं, तो वो समझ बन जाता है। और जब वो उस हमारे सुख का भागीदार होने लगता है और कहीं भी पूरे सृष्टि के लिए लाभदायक होता है, तो वो सही समझ हो जाता है। समझ तो हम सबके पास है, लेकिन वो सही है कि नहीं ये कहाँ हमें समझ में आता है, क्योंकि हम जब व्यवहार किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो हमें तो लगता है वही सही है, बट वो मेरी समझ होती है, सही समझ नहीं होती है। सही के लिए होता है कि हम उसे एक्सप्लोर करें, उसे क्या सही है क्या गलत है, जितना हम अपने आप में जानेंगे और अपने आप को, वो जो अनकॉन्शियस माइंड में उतना सही गलत अपने आप जब क्लियर होता चला जाएगा तो वो समझ आ जाएगी। और समझ के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बस बैठे और किताब पढ़ने आ जाए, उसके हमें अपने आप, मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ जो कमी है वो हमें दूर करना है। ये समझ तब बढ़ेगी, मतलब ये एक प्रैक्टिकल है जो मुझे अपने साथ करना होता है। और अगर जैसे ही करेंगे, जब मैं अपना जैसे ही एक्सप्लोर कर लूँगी, मेरी समझ बढ़ेगी, तब मैं दूसरे की भी समझ बढ़ाने के काबिल हो पाऊंगी। जब मैं अपना ही नहीं बढ़ा पा रही हूँ, अपनी गलत समझ को ही सही कह रही हूँ, तो कैसे दूसरे का बढ़ाऊंगी। तो ये जो सही समझ आप वर्ड कह रहे हैं, पहले बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये समझ होता क्या है। जब भी ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप हो, सही समझ, इवन कि मैं जब बहुत परेशान थी, मैंने कुमार संभव भैया से कहा कि जब मैं आपका लेक्चर सुनने बैठती हूँ तो मेरी कल्पनाशीलता में आपके लेक्चर के अलावा बहुत सारे दूसरे भाव हो जाते हैं, मैं इसमें से गायब हो जाती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप पहले अभ्यास में जाइए
और उसमें देखिए कि कल्पनाशीलता में क्या भाव आता है। फिर जब मैंने कल्पनाशीलता में भाव पढ़ा तो फिर वहाँ सही समझ, कि जो मेरे भाव हैं वो सही समझ से निर्धारित होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि वो हम अपने आप को, जितना हम अपने आप को इंफॉर्मेशन सब समझ पाएंगे ज़्यादा और अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे उन सूचनाओं के दौरान, तो वो मेरी नॉलेज जो बढ़ती है अपने से संबंधित, वो हमारी समझ होती है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन जब उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने से संबंधित अपने लिए यूज करने लगते हैं, अपने जीने में कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी समझ हो जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब मैं अपने जीने में उसको उपयोग करती हूँ तो वो मेरी समझ से समझ हो जाता है। जैसा मैं समझ पा रही हूँ, कुमार संभव भैया और ज्यादा बता पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने आपको बताया, आप समझ पा रहे हैं इसको? बहुत अच्छा, इस समझ में कई बार आ गया। सर सब समझने का ही तो खेल है, पूरा खेल ही समझने का है। संबंध को देख पाना, व्यवस्था को देख पाना। हाँ बिल्कुल, इसको ही सही समझ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जब हम समझेंगे इनको, व्यवस्था को, और जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, तब तक मतलब इनकी इंफॉर्मेशन ही हमारे पास होगी, तब तक हम इनके संबंध को भी नहीं समझ पाएंगे। वही इनफैक्ट इसको आप देखें तो जब कोई प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो विचार के आयाम में रहता है, कल्पनाशीलता में रहता है, ठीक है ना? जी जी, वो हमको स्पष्ट करने के लिए कि ये बात हमारी समझ का हिस्सा बना है, जैसे विचार नहीं है। इसलिए आवश्यक है अपने भाव को देखें, विचार से भाव, भाव से समझ। जब भाव के स्तर पे आप देखते हैं और आपको वहां द्वंद दिखाई देता है, इसका मतलब अभी तक वो समझ का हिस्सा बना नहीं है, क्योंकि भाव में अभी भी द्वंद है। जी, हम इस बात को समझ पा रहे हैं या सिर्फ विचार कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से तय होता है कि हमारे भाव में क्या है। अगर भाव में निश्चितता है, निरंतरता है, तब समझ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे की स्थिति है समझना। अदरवाइज सिर्फ विचार नहीं है। तो समझ वर्ड को अगर आर्टिकुलेट किया जाए, उसकी पहचान कैसे हो कि मैंने समझा है कि नहीं समझा है, इस बात से निश्चित हुआ कि भाव में निश्चितता, निरंतरता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए अगर आप देखें तो अभ्यास एक में हम लोगों ने समझ शब्द का कम प्रयोग किया, भाव का अधिक किया। कई बार समझना काफी आगे की स्थिति हो सकती है और हम अपने विचार को ही समझ मान लेते हैं, फिर लगता है कि समझ के भी हम जी नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ विचार किया है इसलिए जी नहीं पा रहे। जी भगवान जी, आप बताएं। जी भैया सभी को नमस्ते। सुमन दीदी ने जो शेयरिंग रखी वो बहुत ही सटीक है और उनका हर जगह ध्यान गया है। और सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने शून्य पर भी जो बात रखी उससे काफी कुछ स्पष्टता मैं भी देख पाया हूँ और बहुत अच्छा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद भगवान जी। आज की शेयरिंग से एक अच्छी बात ये निकल कर आई है। अगर टेकअवे ग्रुप में देखें तो दीदी ने अपनी शेयरिंग में कहा था कि हम अपने बारे में बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और हम उसको कई बार अपनी एक विशेषता के रूप में भी लेते हैं और अपने समझ का हिस्सा भी मान लेते हैं। हम समझे भी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु जब अपने भाव पे ध्यान देते हैं, अपने निर्वाह पे ध्यान देते हैं, तो इन सब चीजों का भी मूल्यांकन होता है। तो हम अपने बारे में हम सभी देख सकते हैं कि अगर हमने अपने बारे में कुछ चीजों को मान लिया है जो विशेषता के रूप में कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, उनको भी हम थोड़ा ओपन अप करें और उनका मूल्यांकन करें। कई बार वो हमारा अधिमूल्यन हो सकता है, दूसरे का अवमूल्यन हो सकता है। तो इन सब चीजों से बहुत सारे इश्यूज पे रिजॉल्व होंगे, बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान जाएगा बारीकी से। ठीक है क्या सुमन जी? जी बिल्कुल सही सर। ये आपने एक इम्पोर्टेंट बात शेयर की और बहुत सारी बात हम लोग एक टेकअवे ग्रुप में ले सकते हैं। जी जी, भगवान भैया कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि ये जो है एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल जैसा है। जैसे पहले तो मुझे कोई शब्द समझ में आया है, फिर मैं अर्थ देने के काम में जब लगता हूँ तो वहां से ही लाइन क्लियर होती है। जैसे अभी समझ की बात भी हो रही होता है तो हमारा पैसा सब कुछ सजने लगता है ना। और अगर वो कहीं से मान्यता या बाहर के प्रभाव या संवेदनाओं से होता है तो फिर पैसा सजने लगता है। तो ये जो शेयरिंग्स हो रही है इससे अपने में भी बहुत सी चीजों का ध्यान जा रहा है और शब्द के अर्थ की ओर ध्यान जाने लगा है। तो ये अच्छा हो रहा है बहुत। मतलब एक जो हम लोगों ने
अभ्यास 1 और 2 के 7 स्टेप्स पे जिक्र किया, पूरी चर्चा की, उसको ध्यान दिया, उसके लिए हमने होमवर्क लिया, वो तो एक भाग है। उसको करते हुए हम सब कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ से निकले थे, जी कैसे हम अपने अंदर प्रयास कर रहे हैं, कैसे हमारे परिवारजन हुआ, ये एक दूसरे को सुनकर बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान जाता है। बिल्कुल बिल्कुल परिवार पर ध्यान जाता है कि शेयरिंग को सुनकर, जैसे कल शेयरिंग को सुनकर ये हुआ कि व्यक्ति अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहा है तो उसमें भी बहुत सारे स्कोप है कुछ करने के लिए। कॉलेज में जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारे स्कोप है अपने लिए काम करने के लिए, हम बहुत सारे स्कोप है काम करने के लिए। तो अगर शेयरिंग बिंदुओं पर ध्यान जाता है और उसमें से चीजें हमारे लिए एक मेजर टेकअवे के ऊपर बन जाती हैं कि हम भी अपने ऊपर अगर काम करें तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी मानसिक हो सकती है। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल वही कि आप इसका स्पष्ट करने में शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी भैया, ठीक है, बड़ा भैया। जो और अगर शेयर करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज समय तो पूरा हो चला है। और सुमन ने भी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग काफी अच्छी रही और कल हम शेयरिंग को सुनेंगे। थैंक यू सर। कुमार शंभू भैया धन्यवाद, और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने सुना और किया, उस सभी लोगों को धन्यवाद।